हेलो गाइस, लर्निफाई आई क्योंकि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट के लेक्चर में चैप्टर 18 शुरू किया था। तो अब कुछ पार्ट बचा हुआ है चैप्टर 18 का, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम ग्रीन हाउस गैसेस को देख रहे थे। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ ली थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। अब और अब और कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप पोटेंट देख सकते हैं कि 300 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक हीट ट्रैप कर रही है, तो उसी के कंपैरिजन में नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना हीट ट्रैप करती है, सेम क्वांटिटी और सेम अमाउंट ऑफ पीरियड में। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी कम है, इसलिए इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है अभी भी, है ना। इसके साथ जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ओजोन लेयर के लिए थ्रेट भी है। एक तो इसकी लाइफ बहुत लंबी है, 125 ईयर्स की। और इसी पूरे दौरान, इसी पूरे पीरियड में ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, है ना। ऑक्सीजन के एटम्स के साथ क्रिएट नाइट्रिक ऑक्साइड। और यही जो इसका एक कंपोनेंट है जो ओजोन को लेयर को डिस्ट्रॉय करता है ना। तो ये एक थ्रेट है अभी भी ओजोन लेयर के लिए। बाकी जो हमारे थ्रेट्स हैं ओजोन के, उसको तो हमने फेज आउट ही कर दिया है ना। CFCs को हटा दिया है, HFCs को भी हटा रहे हैं अब, SCFCs को। फिर नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस इंक्रीज भी हो रहे हैं। जैसे 1980 से 2016 का कंपैरिजन देखेंगे तो 30% इंक्रीज देखने को आपको मिलता है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसकी इन द इन्वायरमेंट आफ्टर CO2 एंड मीथेन, है ना। फिर इसके सोर्स क्या है? मेनली नाइट्रस ऑक्साइड के 43% के अराउंड ये आती है ह्यूमन सोर्सेज से। और ह्यूमन सोर्स में भी मेनली कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% ऑफ ऑल नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया इन्वायरमेंट कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। बाकी इसके अलावा जो बाकी सोर्स है इसके, वो नेचुरल सोर्सेज हैं। फिर यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है हमारा, NO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2, ये दोनों ग्लोबल कूलिंग गैसेज है ना। यहीं पे जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में आपको। और ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर कूलिंग गैसेस और कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसेस है ना। तो नेचुरल सोर्स भी देख लेते हैं अभी कौन कौन से हैं इसके। तो ये देखिए, जो हमारी सॉइल है उससे ऑलमोस्ट 5.6 टेराग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर ईयर ऐड होती है ना। यहाँ पे इसकी यूनिट लिखी हुई है नीचे। फिर लाइटनिंग और एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन से ऐड होती है। फिर ओशियंस के थ्रू ऐड होती है एटमॉस्फेयर में, है ना। तो ये सारे इसके नेचुरल सोर्सेज हैं। तो ये एक पूरा पिक्टोग्राफिक वे में बना हुआ है, देख सकते हैं आप किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। CO2 और क्लाइमेट से कितना आ रहा है, एग्रीकल्चर से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, फिर सिंक कहाँ पे हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक केमिकल सिंक है ना। तो ये सारा एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्लैक कार्बन है, जैसे हम सूट भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होता था? नेचुरली हमने देखा था, वॉल्केनो से भी होता था, फॉरेस्ट फायर होती थी उससे भी होता था, और भी इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस थे, है ना। हमने लास्ट के अपने लेक्चर्स में इसको कवर किया था। तो ब्लैक कार्बन भी अर्थ को हीट करता है, जो एयर होती है उसको हीट करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट है। सनलाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनका एल्बीडो को रिड्यूस करता है। एल्बीडो क्या होता है? द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो सपोज करिए कोई बर्फ का ग्लेशियर है ना। पहले सनरेज आ रही थी, टकरा के वापस चली जा रही थी। लेकिन जब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे ब्लैक कार्बन के हो जाएंगे पूरे में, तो अब ये आके बहुत सारा ट्रैप होने लगेगा। तो ये पूरे इन्हीं जहाँ जहाँ ये डस्ट के पार्टिकल ब्लैक कार्बन के सूट के पड़े हैं, वहां से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एल्बीडो घटाता है, उसके साथ साथ ये कैप्चर करता है हीट को। हमारे ग्लेशियर्स के डिप्लीशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो दोनों जगह इसका आप यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट को तो हीट ही कर रहा है किसी एरिया के, लेकिन जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी से, एक्सिलरेट करता है जो ग्लेशियर के पिघलने को, वो है ब्लैक कार्बन। फिर इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू क्लाइमेट चेंज। हालांकि इन सारी चीज़ों में अभी भी स्टडी हो रही है। तो इट कैन चेंज ऑल्सो, कल कल को कोई नई स्टडी आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कोई और गैस हो सकती है इंपॉर्टेंट, है ना। तो रिसेंटली अगर कोई डाटा पढ़े तो उस बारे में माइंड को ओपन रखेंगे। ये सारे फैक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, इट कैन चेंज। ये ऑर्डर जो होता है, CO2, मीथेन, फिर N2O, ये बदल सकता है आपस में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है वो है फ्लोरिनेटेड गैसेस, है ना। इसमें कई होती हैं। तो पहली हमारी कौन सी है? CFCs। तो इनको फेज आउट कर दिया गया था आफ्टर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने बोला था कि CFCs को फेज आउट कर देंगे क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अब उतनी बड़ी कंसर्न नहीं है हमारे लिए, क्योंकि फेज आउट हो चुकी हैं।
फिर इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, तो CFCs को जब हमने हटा दिया, क्योंकि CFCs मेनली कहाँ पहले होती थी, रेफ्रिजरेंट में यूज़ होती थी, एरोसोल प्रोपेलेंट में, सॉल्वेंट में, फायर रिटार्डेंट में, यहाँ यूज़ होता था। तो इसके रिप्लेस के तौर पे क्या आया है हमारे पास, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन HFCs के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये ओजोन को तो हर्ट नहीं करता, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है ना, ये हीट करता है। तो इसके साथ नई प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली। फिर इसके बाद होता है PFCs, पर फ्लोरोकार्बन्स, फ्लोरोकार्बन जैसे हम बोलते हैं। ये बने किसके होते हैं, कार्बन और फ्लोरीन के। ये बनते किस प्रोसेस में है, अल्मोनियम प्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐसा बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर जब करते हैं, उसमें भी ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलते हैं। फिर इनकी लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ है और हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो ये भी एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है ना। फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये, मैग्नीशियम प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। फिर ट्रेसर गैस के तौर पे भी यूज़ होती है लीक डिटेक्शन के लिए, सर्किट ब्रेकर्स में भी यूज़ होती है। तो बहुत सारी यूजर्स हैं। इन सब के यूजर्स हमने लास्ट के लेक्चर्स में भी पढ़े थे, जब पॉल्यूटेंट के तौर पे इनको देख रहे थे। आप ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे भी इनको पढ़ रहे हैं, तब भी इनके सोर्सेस को और इनके यूजर्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बार बार जो नाम आ रहा है आपके सामने, कोई CFCs का बार बार अगर नाम आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फेज आउट हो चुके हैं। इनके सोर्सेस क्या थे, पहले यूज़ किस में होते थे, क्यों फेज आउट कर दिया हमने। बार बार अगर आपको देखने को मिल रहा है कोई गैस, कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट, है ना, उन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ये सोर्सेज और इनके इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में कई बार पूछता रहता है। फिर इसके बाद एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये बहुत वीक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका भी आप नाम याद रखेंगे, है ना। इसके बाद एक हमारी नई डेफिनेशन है, वो है कार्बन फुटप्रिंट की। तो कार्बन फुटप्रिंट का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल है, कोई फैमिली है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में कितने सारे एमिशंस एनवायरनमेंट में ऐड हो रहे हैं। और बहुत बार ये नेट टर्म्स में नापे जाते हैं। सपोज करिए कोई इंडस्ट्री है ए, वो अगर 100 किलो CO2 प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने 2-3-4 एकड़ में ट्रीज लगवा दिए, जो कि 30 से 40 kgs CO2 सेम टाइम पे कंज्यूम कर लेते हैं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो इसका इम्पैक्ट है, इसका फुटप्रिंट है, वो अराउंड 60 kgs के अराउंड है। हालांकि ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इतना सिंपल होता नहीं है प्रोसेस, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कितना एमिशंस प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी इंडस्ट्री, किसी फैमिली, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, या किसी प्रोडक्ट के द्वारा। तो इससे बेसिकली अवेयरनेस पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं कोई इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब ये है कि किसी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में ऐड हो रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ, यहाँ बेसिकली CO2 नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस होगा, ये मिस्टेक है इनकी डेफिनेशन में। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस प्रोड्यूस इन टन्स, है ना। तो हमने भी एक प्लेज इंटरनेशनल लेवल पे ली है कि 33 से 35% रिडक्शन करेंगे अपने एमिशन इंटेंसिटी पे, जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, कंपेयर टू 2005 लेवल्स बाई 2030। तो इस तरीके के ये जो टारगेट्स हैं, इनको भी आप याद करके लिख सकते हैं, या फिर हाईलाइट करके रख सकते हैं, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में आपको लिखने में ये काम आएंगे। फिर अलग अलग सेक्टर के कार्बन फुटप्रिंट क्या हैं देख लेते हैं। तो ये डाटा कहाँ से है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से। तो एनर्जी सेक्टर में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट इंडस्ट्रीज जो है वो 24% के अराउंड एमिशंस कर रही हैं, टोटल एमिशंस का। फिर इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसका वहाँ से 14.7% हो रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा इंडस्ट्री है उससे 14.3% है। फिर अदर फ्यूल कंबशन से 8.6% आ रहा है। फ्यूजिटिव एमिशन से 4% आ रहा है। फ्यूजिटिव एमिशंस का मतलब क्या होता है कि कोई अनइंटेंशनल तौर पे जो गैसेस हैं या वेपर्स हैं किसी इंडस्ट्रीज से निकल जाती हैं, है ना। सपोज करिए कोई इंडस्ट्री है ए, है ना, वो नॉर्मली अपने प्रोडक्शन में सपोज करिए 100 kgs एमिशन निकालती है CO2 के, है ना। लेकिन उसकी प्रोसेस में सपोज करिए प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें गैस यूज़ हो रही है, कुछ बर्निंग हो रही है, गलत तरीके से कोई प्रोसेस फॉलो की जा रही है। अगर यहाँ से बीच प्रोसेस से भी कुछ अनइंटेंशनल वे में गैसेस निकल रही हैं, सपोज करिए 5 kg CO2 इधर से बीच की प्रोसेस से निकल रही है, या गलत तरीके से प्रोसेस फॉलो करने में हो रही है, कहीं से लीक हो रही है, तो ये सारा फ्यूजिटिव एमिशंस में कहलाता है ना। अनइंटेंशनल वे में जो होता है किसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से, या फिर और भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ये 4% ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है यहाँ से भी आ रही हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है 13.8%। फिर लैंड यूज चेंज है 12.2%। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है 4.3%, और वेस्ट से आ रहा है 3.2%। तो ये अलग अलग एमिशंस का ब्रेकअप दिया हुआ है।
फिर CO2 एमिशंस पर कैपिटा देख सकते हैं आप कंट्रीज़ के, 2017 का डाटा है ना ये। तो यूएसएस में सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा है, फिर नीदरलैंड है, जापान, चाइना, यूके। तो आप देखोगे मोस्टली ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इंडिया आपको यहाँ पे मिलेगा 1.7 मेट्रिक टन पर कैपिटा। इसीलिए हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि पर कैपिटा टर्म्स में ही चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो है बहुत ज़्यादा। अगर आप 1.77 भी मिलाएंगे तो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर चली जाएगी ये, है ना, टोटल एमिशंस में। लेकिन आप पर कैपिटा टर्म्स में देखो तो इंडियंस की आदत फिर भी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन। अभी हम लोग कम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन। यूएस वगैरह में देखिए 16.5 कर रहे हैं, छोटी पॉपुलेशन है बट स्टिल पर कैपिटा टर्म्स में वहाँ के लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, या फिर है भी तो रिलेटिव कम है हम इंडियंस के कंपैरिजन में। तो डेवलप्ड नेशंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है एमिशंस में, आज भी सबसे ज़्यादा उधर ही से ही हो रहा है पर कैपिटा टर्म्स में। अगर आप देखोगे ओवरऑल पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया तो ऊपर आपको मिलेगा ही, चाइना भी ऊपर मिलेगा, बट रिलेटिवली लोगों की आदत फिर भी इधर ठीक है अभी। इसके बाद एक टर्म है कार्बन बॉम्ब। तो कार्बन बॉम्ब बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर लगने वाला है, या फिर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, स्पेशली अगर वो कोल से रिलेटेड है, ऑयल से रिलेटेड है, या फॉसिल गैस से रिलेटेड है, जिसके अंदर पोटेंशियल हो टू एमिट ओवर गीगा टन ऑफ CO2 एमिशंस ओवर इट्स लाइफ टाइम। तो गीगा टन में अराउंड 10 to power 12 kgs समथिंग आएगा रफली। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में ये। तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो अपने पूरे लाइफ टाइम में इतनी CO2 एमिट करेगा, एस्टिमेशन है, तो उसको बोलते हैं कार्बन बॉम्ब। बेसिकली नाम से आप समझ सकते हैं कार्बन बॉम्ब की अगर ये प्रोजेक्ट ऐसे चलते रहे इस तरह वाले, तो ह्यूज इम्पैक्ट ये करेंगे इन्वायरमेंट में, है ना, इतना ज़्यादा एमिशंस इनसे ओवरऑल निकलेगा। ये कौन सा नेटवर्क आइडेंटिफाई कर रहा है? लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, लिंगो करके। तो इन लोगों ने 425 सच प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड ढूंढे हैं। सबसे ज़्यादा नंबर्स कहाँ हैं इनके? चाइना में, यूएस में, रशिया में और सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्मिकल कोल प्रोजेक्ट, ये अदानी ग्रुप के द्वारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। फिर गेवरा कोल माइन है छत्तीसगढ़ में, ये है। फिर राजमहल कोल माइन है ईस्टर्न झारखंड में, है ना। तो ये सारे इंडिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। फिर ये लिंगो क्या है? थिंक टैंक है बेसिकली। इसका मिशन क्या है? लीव फॉसिल फ्यूल इन द ग्राउंड एंड लर्न टू लिव विदाउट देम। हालांकि ये भी कोई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं होती। जो एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं या थिंक टैंक होते हैं, इनका भी जो एडवाइस होती है एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम इन द सेंस क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको फॉसिल फ्यूल चाहिए टू ग्रो अप। मोस्टली ऐसे थिंक टैंक आपको वेस्टर्न या डेवलप्ड नेशन में मिलेंगे। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, उन्होंने अपना रेल रोड बना लिया है, वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो उनके लिए इजी हो जाता है ट्रांजिशन करना, या फिर कोई महंगी टेक्नोलॉजी खरीद के स्विच कर लेना फॉसिल फ्यूल के अराउंड, है ना। लेकिन मोस्टली कंट्रीज जो पुअर हैं, डेवलपिंग है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरीके के लॉजिक कि फॉसिल फ्यूल को छोड़ दो ग्राउंड में, या लर्न टू लिव विदाउट देम। तो ये जो NGOs हैं, थिंक टैंक है, ये भी एक एक्सट्रीम लेवल पे ही जाके बात करते हैं। सॉल्यूशन लाइज समवेयर इन बिटवीन दीज टू, कि आपको सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबली सीखना चाहिए यूज़ करना। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं उनको ऑब्वियसली कोशिश करनी चाहिए कि कम करें अपना रिडक्शन। तो इसीलिए इस तरीके के लॉजिक्स का कोई प्रैक्टिकल एंड नहीं होता है ना, थ्योरी में सुनने में बस अच्छा लगता है। फिर लिंगो ऐसी थिंक टैंक है जो ग्राउंड सपोर्ट भी ढूंढता है लोगों का प्रोटेस्ट करवाने के लिए। उसके साथ साथ अगर कोर्ट से अगर कोई लॉ लगवा के रुकवा सकता है वो प्रोजेक्ट, तो ये लोग वो भी करते हैं। अब इसी से एक क्रिटिकल इशू और भी आता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है बट नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कि बहुत बार क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऐसे थिंक टैंक बन गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी प्रोग्रेस को हर्ट करना। और ये इसी तरीके से होता है कि प्रोटेस्ट करवाई जाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई अगर उसको रुकवाने के लिए लिटिगेशन करवा दी जाएगी, क्योंकि इनके पास पैसा तो इंटरनेशनल लेवल पे आ ही रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, जो प्रोजेक्ट 10 साल में बनना था उसको 15 साल लग जाएगा बनने में, तो 5 साल का लॉस तो होस्ट कंट्री को ही मिलेगा ना। तो एनवायरमेंटलिज्म के नाम पे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इवन इंडिया में भी बहुत सारी एक्टिव है इस तरीके का, जो फॉरेन फंडिंग लेके, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स या फिर और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट हैं उनको रुकवाते हैं पर्पसली। और यही सारी एफर्ट यूएस और वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनकी देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये मोस्टली ऐसी ही कंट्रीज़ में एक्टिव हैं जो कंट्रीज़ इधर ग्रो कर रही हैं या जिनको ये लॉज ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन पावर इन्वायरमेंटलिज्म के नाम पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ये NGOs एंड ये सब के नाम पे।
फिर कुछ डाटा दिया हुआ है स्टेट वाइज कार्बन एमिशंस का, है ना, इंडिया में। तो देख सकते हैं गुजरात है, उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये पूरी लिस्ट ऐसे आपको दी हुई है। इसमें यूजुअली वही ट्रेंड होगा जहाँ से माइनिंग हो रही है या जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, वो स्टेट्स पहले होंगे, है ना। जैसे गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गुजरात में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में माइंस आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये फिर इंडस्ट्रीज वाले हैं, तो इनके एमिशंस ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे ओवरऑल। तो निकल भी रहा है। फिर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है उससे भी 35.5% का कंट्रीब्यूशन आता है CO2 का, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी जितने भी हमारे पावर जनरेटिंग स्टेशन है वो कोल पावर्ड है ना। मेनली सारे कोल हैं, इसलिए कोल से जब बर्न करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तो उससे जनरेशन CO2 का होगा ही। फिर रोड ट्रांसपोर्ट में महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं, फॉलोड बाई गुजरात, उत्तर प्रदेश। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल एमिशंस में सबसे आगे है। फिर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के एमिशंस में सबसे ज़्यादा हैं। स्टील इंडस्ट्रीज़ में छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर एग्रीकल्चर से एमिशंस भी हाईएस्ट कहाँ से हो रहे हैं? यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये सारे आपको एमिशंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद एक टर्म है क्लाइमेट सेंसिटिविटी। तो इसका सिंपली मतलब होता है कि कितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी जब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 डबल हो जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल के, है ना। तो इससे एस्टिमेशन बेसिकली लगाया जाता है कि कितनी जल्दी अर्थ गर्म होगी, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, है ना, या कितना हम CO2 एमिट कर सकते हैं, हमारी लिमिट क्या है टोटल एमिट करने की रफली। तो प्री इंडस्ट्रियल CO2 एमिशंस कितने थे? 260 पार्ट पर मिलियन। डबल उसका क्या होगा? 520 पार्ट पर मिलियन। अभी क्या है, हम लोग 419 पे हैं। फिर इसके बाद है फीडबैक ड्राइव अनसर्टेनिटी। तो पहले क्या था ना, जो क्लाइमेट सेंसिटिविटी थी इसका हमारा रेंज क्या था? 1.5 डिग्री से 4.5 डिग्री तक। बट अब इसको चेंज करके 3 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया गया है। इसका रीज़न है क्लाइमेट फीडबैक। क्लाइमेट फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस ए हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में क्लाइमेट कैसा या जो आसपास का इन्वायरमेंट है कैसे रिएक्ट करेगा। इसमें दो रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि मतलब अगर इन्वायरमेंट हीट हो रहा है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो और हीट होने लगेगा इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट का अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है उस केस में क्या होगा? इन्वायरमेंट कूल होने लगेगा। आपने होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन पढ़ा होगा इन पास्ट लेक्चर्स, उसमें हमने यही एक्सप्लेन किया था। होम्योस्टेसिस भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। वो एक कंडीशन है ना, एबिलिटी है इन्वायरमेंट की टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो जब भी अगर किसी एक साइड में चेंजेस बहुत होने लगते हैं तो इन्वायरमेंट उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे साइड एक्शंस लेने लगता है ना। तो क्लाइमेट फीडबैक भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि अगर टेम्परेचर अर्थ के बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे जो पूरे वर्ल्ड का इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट है वो कैसे चेंज होगा, वी डू नॉट नो दैट, है ना। हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा इन्वायरमेंट कि नो वन कैन टेल फॉर श्योर कि किस तरीके से रिएक्ट होगा, किस तरीके से पैटर्न बनेंगे, क्या चेंजेस आएंगे, है ना। तो इसीलिए देर इज़ ए अनसर्टेनिटी। ये कोई जो फिगर हम देते हैं कि रेंज इतना बढ़ जाएगा तो इतना कुछ हो जाएगा इन्वायरमेंट में, वी डू नॉट नो फॉर श्योर। सब एंटिसिपेट करते हैं कि इतना ऐसा होना चाहिए, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इन्वायरमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से वेदर पैटर्न चेंज होंगे, किस तरीके से हीट बढ़ेगी, किस तरीके से क्रॉप्स डैमेज होंगी या चेंज होंगी, वी डू नॉट नो दैट। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी हमेशा इस मामले में बनी रहेगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, परमाफ्रॉस्ट जैसे है। तो ये अभी जमा हुआ है ना, जैसे ही ग्लोबल हीटिंग होगी परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगेगा। तो जैसे ही पिघलेगा इसके नीचे बहुत सारा CO2 और मीथेन कैप्चर्ड है। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली मतलब क्या था कि जो पहले मिट्टियाँ थी ना, जो आर्कटिक एरिया हो गया या अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया या कोल्ड एरिया जो होता है हमारा, वहाँ पे मिट्टी के ऊपर एक पूरी लेयर बन गई थी, परमानेंट आइस की लेयर। इसी को हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो होता क्या था कि पीछे नीचे जो चीज़ें सड़ी होंगी, अगर कोई ग्रास रही होगी या फिर और भी किसी टाइप का एमिशन, तो वो सालों सालों से इसी के अंदर कैप्चर्ड है। तो द मोमेंट की हीट बढ़ती है इन्वायरमेंट की और ये परमाफ्रॉस्ट पिघलती है, ये सारे एमिशंस किसमें? इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएंगे जाके। तो उससे होगा क्या कि अगर मीथेन और CO2 बहुत अमाउंट में ऐड हो रही है यहाँ से, तो और भी ज़्यादा हीट बढ़ा देगा ये, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक कि ओवरऑल हीट बढ़ रही थी, उससे ये पिघला और हीट बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अगर सपोज करिए ऐसे हीट बढ़ रही थी, उससे कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी हीट ओवरऑल ठंडा होने लगे, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक हुआ है। फिर वाटर वेपर का भी एग्जांपल है यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव फीडबैक देता है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड का, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ये भी बढ़ रहा है। उसी के कारण क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था लास्ट के लेक्चर में कि वाटर वेपर ऑल्सो कैप्चर्स हीट। फिर क्लाउड्स हैं हमारे, तो क्लाउड्स हमारे बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों देते हैं।
कैसे? जब क्लाउड्स ऊपर होते हैं ऐसे, तो ऊपर से जब आती है रेस टकरा के, तो कुछ तो वापस यहीं से चली जाती है, तो घुसने नहीं देता ये इन्वायरमेंट में। तो यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुआ। क्यों? क्योंकि इट डिक्रीजेज द टेम्परेचर। वहीं जो नीचे से आती है टकरा के, अगर सपोज करिए कोई रे थी यहाँ से टकरा के आई, तो इसको ये बाहर भी नहीं जाने देता, इसको यहीं कैप्चर कर लेता है, तो इससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक भी देता है। तो दोनों टाइप के फीडबैक हमको देखने को मिलते हैं। फिर जैसे जैसे वार्म एटमॉस्फेयर हो रहा है, वैसे वैसे क्लाउड जो होते हैं ना मोटे होते जाते हैं। तो जिसमें जितना पानी होता है जिस क्लाउड में, उसके पास उतनी ही कैपेसिटी होती है टू ब्लॉक सनलाइट। अब हो सकता है इसका इम्पैक्ट हो कि कूलिंग हो जाए इसकी वजह से, कि सनलाइट आ ही नहीं पा रही है नीचे कल को भविष्य में, है ना? कितने ज़्यादा घने बादल रहते हैं हमेशा हमारे ऊपर। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, वी डू नॉट नो दैट। तो इसीलिए फीडबैक किस टाइप का होगा क्लाइमेट का, उस बारे में कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा आप इसकी। फिर जो हमारे करंट स्टेट ऑफ एमिशंस हैं वो क्या हैं वो देख लेते हैं। तो हमने टारगेट क्या फिक्स किया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का, और इसके ऊपर भी मैक्सिमम जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस तो मैक्सिमम है। 2 डिग्री सेल्सियस का हमने टारगेट इसीलिए बनाया है क्योंकि इस लेवल पे क्या हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड का जो सी लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, जिससे हमारी जो लो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो बहुत सी लेवल के क्लोज हैं वो डूब सकती हैं या कम्प्लीटली वैनिश हो सकती हैं। और उसके साथ साथ वेदर वेदर पैटर्न में चेंज, और भी जो हीटिंग हो रही है, वी डू नॉट नो ना कैसा वेदर होगा, कैसा क्रॉप्स को कैसे अफेक्ट करेगा हीटिंग, जो हमारे आसपास जानवर हैं लोग हैं कैसे अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है कि 1.5 डिग्री में बहुत अच्छा है रोक सके, और उसके ऊपर भी मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के लिए आईपीसीसी ने लिमिट लगा रखी है ना कि हम लोग कितना एमिट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो जिसे हम बोलते हैं कार्बन बजट या एमिशंस का बजट। तो इसकी लिमिट क्या है, 2900 गीगा टन बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी तक 2900 गीगा टन वाली कैपेसिटी हमने बनाई है, लेकिन 2017 तक ही हम 2200 गीगा टन पहुंच चुके हैं। तो बहुत हाईली अनलाइकली है कि ये टारगेट पूरा नहीं होगा, मतलब हम इससे कहीं ज़्यादा खर्च कर देंगे। और उसका मेन रीज़न है कि जो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मानने को तैयार नहीं है। यही एग्रीमेंट हमारा किसका पार्ट था, पेरिस एग्रीमेंट का, है ना, कि 1.5 डिग्री तक रखेंगे, और भी बहुत सारे उसमें पॉइंट दिए हुए थे। लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज़ निकल चुकी हैं पेरिस एग्रीमेंट से, छोड़ चुकी हैं। तो अब जो इतनी ज़्यादा एमिशंस कर रही हैं कंट्रीज़ और उनको कोई परवाह ही नहीं है, तो फिर पूरे जो कंजर्वेशन अक्रॉस वर्ल्ड है वो भी मजाक हो जाती है, जब बड़ी कंट्रीज ऐसे रिफ्यूज़ कर देती हैं कि हम तो सुनने ही नहीं वाले, हमें तो परवाह ही नहीं है, वी डू नॉट केयर अबाउट दीज इश्यूज़। तो उस केस में क्या, जो छोटी कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो और नहीं करेंगी, उनके पास और रीजन है ना फॉलो करने के इन्वायरमेंटल लॉस, है ना। तो ये हाईली अनलाइकली है कि इस तरीके का टारगेट कोई अचीव हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री अपने बेनिफिट में या बेनिफिट के आगे इन इश्यूज़ के बारे में सोच भी नहीं रही हैं। इंडिया एज अ कंट्री, हमारा तो गोल फिर भी बहुत अच्छा है, हम अपने गोल्स को अचीव भी कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। इफ़ इनिशिएटिव या फिर लीड करना है इस इन सब में किसी को, तो इट हैज़ टू बी द वेस्टर्न कंट्रीज़, वहीं से इसको लीड किया जाना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ इट कुछ हमको इम्पैक्ट देखने को मिले। फिर इसके बाद है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो एनुअली रिलीज़ करता है कौन इसको, जर्मनी बेस्ड जर्मन वॉल्स न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, अगर करंट अफेयर में रहता है अराउंड प्रीलिम्स तो इसको याद कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए एक रीडिंग करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग हमेशा अच्छी रही है, क्योंकि इंडिया एक्शन, मैंने जैसे अभी बताया कि काफ़ी अच्छे एक्शन ले रहा है और अपने गोल्स अचीव कर पा रहा है। 2023 का जो था वहाँ पे 8th रैंक मिली थी, है ना, 10th मिली थी 2021 में। फिर इसके बाद जो 2024 वाला था वहाँ इसको 7th रैंक मिली थी इंडिया को। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली जो 3 रैंक है इस इंडेक्स में वो खाली हैं, है ना। तो उसके हिसाब से 4th रैंक पे हुआ कुल मिला के इंडिया को देखेंगे तो, हालांकि इंडेक्स के हिसाब से इट इज़ ऑन 7th। फिर इसके बाद है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये एक बाई एनियल इंडेक्स है, मतलब हर 2 साल में एक बार आता है। कौन इसको बना रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, है ना, ये तीनों मिलकर इसको बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2022 वाला आप देख सकते हैं। तो यूजुअली इस इंडेक्स में ना इंडिया को खराबी रैंकिंग मिलती है, और हर बार अपनी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है इसको इसको रिजेक्ट भी करती है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अपने अलग कारण हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बोला था कि ये जो इंडेक्स आता है इसमें सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन जैसे टर्म्स को लिया ही नहीं है। जो पर कैपिटल टर्म्स में हम देख रहे थे कि इंडिया में इतना कम है, यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा है, तो उसको ये अकाउंट ही नहीं करते अपनी पिक्चर में। फिर कार्बन सिंक को ये लोग नहीं कंसीडर करते, जो पर कैपिटल जीएचजी एमसन है उसको बहुत कम वेटेज देते हैं। फिर इसमें कितना बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन।
अब जिन कंट्रीज़ के पास बड़े एरिया हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एरिया भी ज़्यादा होंगे, है ना, भले उसमें पोचिंग हो रही हो या मारकाट हो रही हो जानवरों की, उससे परवाह इनको नहीं है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ऐसी ऐसी इंडेक्स ये लोग बनाते ही क्यों हैं जब इतनी सारी इसमें कमियां हैं। तो बहुत सारे इंडेक्स ऐसे वर्ल्ड के जो आते हैं, ये पर्पसली ऐसे बनाए जाते हैं ताकि जो यूएस है और बाकी जो ब्लॉक है बाहर का, उन लोगों को ये अच्छी लाइट में शो कर सके एज़ कम्पेयर टू जो बाकी की कंट्रीज़ हैं। तो इसीलिए अपने हिसाब से इंडेक्सेस बना दिए जाते हैं। हालांकि आप इंडिया के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी कंसर्न ध्यान में रखनी है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही इस इंडेक्स को देखना है। तो बुक में चैप्टर यहीं तक खत्म हो गया था 2022 तक। मैंने 2024 का भी ऐड कर दिया है इसमें डाटा। 176, तो लास्ट टाइम क्या थी, 180 रैंक थी, है ना, 180 में 180 दिया था, सबसे बेकार स्कोर हमको। इस बार 176 दिया है इस इंडेक्स ने। तो ये एक बार इसकी आप सब रीडिंग कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे। तो ये एक बार इसकी रीडिंग करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, या फिर जो आपको अपडेट करना है बुक में ही, वहीं साइड में जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहीं पे अपडेट कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे आप बुक से तो वहीं पे आपको 2024 का डाटा मिल जाए। ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट ही है, जून में ही आई है ये रिपोर्ट, तो अभी करंट अफेयर का भी पार्ट है ये। फिर इशूज़ हमने कौन कौन से उठाए थे, तो ये सारे इशूज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। कार्बन सिंक का एक्सक्लूजन, इकोसिस्टम की कंडीशन को ओवरलुक, ये सारे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। फिर इशूज़ क्या हैं और इन जनरल वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार आप रीडिंग कर लोगे तो इसका पूरा आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। और इनमें से कुछ पॉइंट्स उठा के अपनी बुक में साइड में लिख लीजिएगा, ताकि मेंस में आंसर राइटिंग करनी हो या आपका ही रिवीजन हो बाद में, उसके लिए याद रहे। तो चैप्टर 18 में हमारे यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।